हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे हम टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसीवेबल्स क्या होते हैं। रिसीवेबल्स हमारे वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट पर सेल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फंड्स होता है वो क्रेडिट सेल के साथ ब्लॉक होकर रह जाता है। रिसीवेबल्स को हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, बुक डेटर्स भी बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का मतलब ही यही होता है कि ट्रेड क्रेडिट को मैनेज करना। अब बात करते हैं मोटिव्स क्या है, पर्पस क्या है या फिर एडवांटेजेस क्या है रिसीवेबल्स को मेंटेन करने का। सबसे पहले सेल ग्रोथ मोटिव। अगर हमने सेल इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियस है कि हमें क्रेडिट पर सेल करनी ही पड़ेगी। प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमारा कस्टमर बेस अच्छा होना चाहिए और कस्टमर बेस अच्छा बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उधार सेल करें। नेक्स्ट होता है सेल रिटेंशन और मीटिंग कॉम्पिटिटिव मोटिव। अगर हम क्रेडिट सेल नहीं करते और हमारा कॉम्पिटिटर क्रेडिट सेल करता है तो कस्टमर किसके पास जाएगा? ऑब्वियस है कॉम्पिटिटर के पास। तो कंपटीशन में भी सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम क्रेडिट सेल करें। अब बात आती है कि कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है रिसीवेबल के साथ, कि किस तरह का खर्चा जुड़ा होता है रिसीवेबल्स को मेंटेन करने में। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आजकल कंपनीज में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है क्रेडिट को मैनेज करने के लिए। तो उस पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा, जैसे कि एडिशनल स्टाफ हमें रखना पड़ेगा, उसे हम जो सैलरी पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, स्टेशनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये खर्चे हमारे कौन से खर्चे होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। उसके अलावा होता है हमारा कैपिटल कॉस्ट। अब देखिए, हमने उधार पर तो माल बेच दिया, लेकिन हमें आगे प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फंड की ज़रूरत है। फंड हमें बाहर से इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा कैपिटल की नीड होगी, तो वो कैपिटल कलेक्शन के लिए जो खर्चा होगा वो आ जाएगा हमारा कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन कॉस्ट। जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाता है उसके बाद क्रेडिट कलेक्ट करने का खर्चा, कि क्रेडिट पीरियड ख़त्म होने तक हमारी पेमेंट ही नहीं आई है, उसके बाद जो हम पेमेंट निकालते हैं, सबसे पहले तो हमारा पैसा ब्लॉक होकर रह गया है क्रेडिट में। दूसरी चीज़ क्या होगी? रिमाइंडर भेज रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ भेज रहे हैं कस्टमर तक, तो उस चीज़ में जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो आता है हमारा कलेक्शन कॉस्ट। डिफ़ॉल्ट कॉस्ट क्या होगा? कि पेमेंट आ ही नहीं रही, पैसा डूब गया, अब डेटर्स पेमेंट करना ही नहीं चाहते, तो वो आ जाएगी हमारी डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। अब बात करेंगे हम स्कोप बोल सकते हैं, एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर पॉलिसी कैसे बनाएंगे, स्टेप्स इन मेकिंग पॉलिसी ऑफ रिसीवेबल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट टर्म, फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है? हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड बनाने हैं अपने क्रेडिटर्स के लिए और साथ में क्रेडिट एनालिसिस करना है। क्रेडिट स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर परचेज, पब्लिक इमेज ऑफ द कस्टमर एंड अदर सोशल फैक्टर्स। और अगर हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर आएगा हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड फाइनेंशियल रेशियोज। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो दो तरह के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स की बात की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस ज़रूरी होता है अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए, कि हमें उसे उधार देना भी चाहिए या नहीं। तो क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट इवैल्यूएशन कर सकते हैं और इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वन, एनालिसिस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, बैंक रेफरेंसेस होते हैं, ट्रेड रेफरेंसेस होते हैं, रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बाजार रिपोर्ट्स एंड अदर सोर्सेज। अब जब हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने की बात करते हैं तो एनालिसिस भी हम टू एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है कस्टमर का पास्ट रिकॉर्ड एटसेट्रा,
इसके अलावा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, विलिंगनेस टू पे द डेट ऑफ कस्टमर, पब्लिक इमेज ऑफ द कस्टमर, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इन्हें ध्यान में रखकर हम आगे अपनी क्रेडिट टर्म्स डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट टर्म, जिसके अंदर हम क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पीरियड डिटरमाइन करते हैं। क्रेडिट पीरियड क्या होता है, जितने टाइम के लिए हमें उधार पर सेल करनी है वो टाइम पीरियड हमारा होगा क्रेडिट पीरियड। मान लो हमने 30 डेज के लिए क्रेडिट पर माल देना है तो 30 डेज हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट पीरियड। 30 डेज तक हमारी पेमेंट करनी होगी कस्टमर को। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नेट 30 मतलब 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। कैश डिस्काउंट, जनरली हम अपने कस्टमर्स को ताकि वो प्रॉम्प्टली कैश पेमेंट कर दें, हम क्या कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, अगर कस्टमर एक्सपायरी पीरियड से पहले या कुछ डेज के अंदर पेमेंट करता है तो कस्टमर हम प्रोविजन रख सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हम कैश डिस्काउंट का पीरियड भी डिटरमाइन करेंगे कि आपके पास वैसे 30 डेज का कलेक्शन पीरियड है, लेकिन अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट डिस्काउंट पीरियड कितना हो गया, 10 डेज। डिपेंड करता है कंपनी पर कि वो क्रेडिट कैश डिस्काउंट पीरियड कितना रखना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी। जब हम कलेक्शन पॉलिसी की बात करते हैं तो दो तरह की कलेक्शन पॉलिसी बनती है, स्ट्रिंजेंट एंड लिबरल। स्ट्रिंजेंट मतलब टाइट मतलब जहां पर कंपनी बहुत टाइट, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कस्टमर से पेमेंट लेने को लेकर, तो वो हो जाते हैं हमारी स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी। वहीं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी कहाँ होगी, अगर कस्टमर जो हमारी कंपनी है बहुत ही इजी रूल रेगुलेशन की, कस्टमर का जब मन करे तब वो पेमेंट करे, तो वो क्या हो जाएगा, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। जनरली फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी के अंदर कलेक्शन करने के लिए कंपनी क्या भी करती है, रिमाइंडर लेटर भेजती है, टेलीफोन कॉल्स होते हैं, पर्सनल विजिट करता है कंपनी का एम्प्लॉय कस्टमर तक, कलेक्शन एजेंसीज को एंगेज किया जाता है, पेमेंट पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है, और फिर भी पेमेंट ना आए तो लीगल एक्शन लिए जाते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, लास्ट पॉइंट में इवेल्युएट करना पड़ता है क्रेडिट पॉलिसी को, कि जो हमने क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेट की वो सही डायरेक्शन में काम भी कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही, अगर हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल में बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करके स्ट्रिंजेंट कर देंगे, और लगता है कि बहुत स्मूथली रन कर रही है हमारी पॉलिसी तो हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा रिसीवेबल